अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल प्रोफेशनल स्टडीज पोर्टल A1। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स जिसका नाम है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और इसका कोर्स कोड है HRM 624। ये कोर्स स्पेशल वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है और इंशाल्लाह ताला इस चैनल के ऊपर आपको लेसन नंबर 1 से लेकर 45 तक अवेलेबल होंगे और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इन शॉर्ट वे डिलीवर कर सकूँ। आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। जी तो स्टार्ट करते हैं। देखें जी, इस सब्जेक्ट का नाम है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ठीक है। ये सब्जेक्ट हमें बेसिकली बताता है कि जब हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जाके जॉब करते हैं या एक ऑर्गेनाइजेशन को जब हम रन कर रहे होते हैं तो हमें अक्सर कॉन्फ्लिक्ट्स देखने में आते हैं। कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं तजाद को, सोच के अंदर तजाद पैदा हो जाना, ठीक है। अब कॉन्फ्लिक्ट्स ये हर शख्स के साथ होते हैं। मे बी अगर कोई शख्स काम कर रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उसके बॉस के साथ उसकी किसी भी चीज़ को लेकर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। आपके साथ कुलीग्स काम कर रहे हैं तो कुलीग्स के दरमियान में कुछ कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। तो ये सब्जेक्ट हमें बेसिकली गाइड करता है, बताता है कि हमने किस तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करना है ताकि हमारा रिलेशन भी ख़राब ना हो और हम उस सिचुएशन को टैकल करने में कामयाब भी हो जाएं, ठीक है। तो इस लेसन नंबर 1 के अंदर बेसिकली हमने कॉन्फ्लिक्ट का इंट्रोडक्शन करना है। इंट्रोडक्शन टू कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट इज एवरीवेयर। देखिए कॉन्फ्लिक्ट हर जगह पे होता है। एवरी रिलेशनशिप हैज कॉन्फ्लिक्ट। इट एग्जिस्ट इनसाइड अस, इट एग्जिस्ट अराउंड अस, इट इज नेचुरल एंड इनविटेबल पार्ट ऑफ ऑल सोशल रिलेशनशिप्स। इट ऑकर्स इन ऑल लेवल्स ऑफ सोसाइटी। देखें कॉन्फ्लिक्ट जो है ये आता कहाँ से है? ये आता है सोसाइटी से, हमारे इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट से, माहौल से। जो चीज़ें हम परसीव कर रहे होते हैं ये यहाँ से आता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इट इज़ आवर परसेप्शन ऑफ द सिचुएशन दैट डिटरमिन्स इफ द कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट। देखें ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट इज लार्जली अ परसीव्ड फिनोमिना। इसका तल्लुक जो है ये परसेप्शन के साथ है, सोच के साथ है, नज़रिए के साथ है। देखिए समटाइम ऐसा होता है कि जब हम अपनी बात किसी दूसरे शख्स की तरफ पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो दूसरा शख्स जो है इत्तफाक राय नहीं करता, हमारी बात से इत्तफाक नहीं करता, या हम जो चीज़ों को पहुंचाना चाह रहे होते हैं, ठीक है, उस बात को लेकर ना उस शख्स की जो परसेप्शन होती है वो मुख्तलिफ होती है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है। इट इज़ आवर परसेप्शन ऑफ द सिचुएशन दैट डिटरमिन्स इफ अ कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट में भी इधर हेल्दी और अनहेल्दी। देखें जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ये हेल्दी भी होता है और अनहेल्दी भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि कॉन्फ्लिक्ट के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, ठीक है। जो कॉन्फ्लिक्ट वो हर सिचुएशन के अंदर गलत नहीं होता, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देखें जो इनोवेशन हुई, जो टेक्नोलॉजी के अंदर जो तरक्की हुई, या फिर जहाँ जहाँ जिस सेक्टर के अंदर तरक्की हुई, तो वहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट की किसी हद तक कंट्रीब्यूशन रही है। आगे चलते हैं। नो टू पर्सन्स इन द वर्ल्ड आर एब्सोल्युटली सेम और एब्सोल्युटली डिफरेंट, देयरफॉर नो टू पर्सन्स कैन फील और थिंक अलाइक। देखें इस पूरी कायनात के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर कोई भी शख्स सेम नहीं है, बिल्कुल एब्सोल्युटली। अब कहें ना कि हर शख्स की सोच बिल्कुल सेम है दूसरे शख्स से, तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। देखिए हर शख्स की सोच दूसरे डिफरेंट होती है, ठीक है। अब मे बी अच्छा देखें इस तरह होता है कि एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, मे बी जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, वो डिफरेंट रिलीजन रखते हों, उनकी डिफरेंट वैल्यूज़ हों, उनका कल्चर डिफरेंट हो, इवन वो मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ बिलोंग करते हों, मुख्तलिफ शहरों से बिलोंग करते हों, ठीक है। तो हर शख्स की अपनी वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। बिकॉज जब हर शख्स की अपनी वैल्यूज़ होती हैं तो उनका सोचने का जो अंदाज़ होता है, उनकी जो परसेप्शन होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। वो एक जैसा नहीं सोचते। द डिफरेंस बिटवीन थिंकिंग ऑफ डिफरेंट पीपल। क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट? द डिफरेंस बिटवीन थिंकिंग ऑफ डिफरेंट पीपल कॉजेज कॉन्फ्लिक्ट। तो फिर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो वजूद में आता है। आगे चलते हैं जी। अच्छा देखिए मैं यहाँ पे इस लेसन के अंदर जो मेन चीज़ें हैं सिर्फ उन्हीं को कवर करूँगा, बिकॉज ये हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की है, ये शॉर्ट लेक्चर की सीरीज़ है। मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे सिर्फ मेन पॉइंट्स को ही कवर किया जाए जी। आगे है इसकी डेफिनेशंस पे हम बात करते हैं। अब डेफिनेशंस बहुत सारी हैं, मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगी जी। हम डिस्कस करते हैं इसको। कॉन्फ्लिक्ट इज अ स्टेट ऑफ अपोजिशन। स्टेट कहते हैं हालत को, कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसी हालत को कहते हैं, डिसएग्रीमेंट और इनकम्पैटिबिलिटी between two or more people or groups of
पीपल। तो देखिए ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ये ऐसी हालत को कहते हैं कि जहाँ पे दो पार्टीज आपस में डिसएग्री कर रही होती हैं, ठीक है। और जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ये पीपल के दरमियान में भी हो सकता है और ये नंबर ऑफ ग्रुप्स के दरमियान में भी हो सकता है। आगे चलते हैं। कॉन्फ्लिक्ट इज यूजुअली बेस्ड अपॉन अ डिफरेंस ओवर गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स और एक्सपेक्टेशंस बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। तो देखिए ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ये गोल्स के दरमियान में डिफरेंस को कह सकते हैं, क्योंकि हमने ऊपर बात की थी कि जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ये क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन थिंकिंग ऑफ डिफरेंट पीपल, कि मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ सोच के दरमियान में जो डिफरेंस होता है इसको हम कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे कहता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ये डिफरेंस बिटवीन ओवर गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स और एक्सपेक्टेशंस। देखिए हर शख्स का जो लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन है ये दूसरे शख्स से मुख्तलिफ है। मे बी हर शख्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो दूसरे से मुख्तलिफ हैं, उनके अंदर डिफरेंस पैदा हो रहा है, ठीक है, गोल्स के अंदर डिफरेंस पैदा हो रहा है, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आएगा। कॉन्फ्लिक्ट आल्सो ऑकर्स व्हेन टू और मोर पीपल और ग्रुप्स compete over limited resources or perceived or actual incompatible goals। देखें जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ये दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान में भी हो सकता है, ग्रुप्स के दरमियान में भी होता है, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन के क्योंकि जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन ये कोशिश करती हैं अपने उन महदूद वसाइल के अंदर रहते हुए इस कॉन्फ्लिक्ट को किसी तरीके से हल किया जाए। आगे चलते हैं जी। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है यह है इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, एन इंडिविजुअल और परसीव्ड इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ गोल्स बिटवीन टू और मोर पीपल और एंटाइटल्स इज टर्म्ड एज इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। देखिए मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ ये क्या होता है। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक औरत है, ठीक है, वो अपने बच्चे को कहती है ये काम अपना करें, लेकिन वो बच्चा जो है अपनी वालिदा की बात नहीं सुनता, ठीक है, उसके बावजूद भी वो काम करता है, इसको हम इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, ठीक है। ये इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, ये फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है कि अगर कोई शख्स किसी शख्स को मना कर रहा है लेकिन उसके बावजूद भी वो शख्स उस चीज़ से बाज नहीं आ रहा, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ये इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्म है वो है मिक्स्ड मोटिव सिचुएशन। ये मिक्स्ड मोटिव सिचुएशन कौन सी होती है, देखिए जी मैंने ऊपर भी आपको बताया था कि जो कॉन्फ्लिक्ट होता है इसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं। ईच कॉन्फ्लिक्ट हैज़ टू साइड्स, पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड। तो ऐसी सिचुएशन, ऐसी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन कि जिसके अंदर पॉजिटिव साइड भी हो और नेगेटिव साइड भी हो, वो मिक्स्ड मोटिव सिचुएशंस कहलाती हैं, ठीक है। अ कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन characterized by a combination of contrariant and promotive interdependence is called mixed motive situation. In mixed motive situations, more goals are incompatible, others are complementary. Virtually all conflicts are mixed motive situations. अच्छा देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक गांव है, गांव के अंदर एक ज़मीन के ऊपर स्कूल बनना है, ठीक है। उस गांव का एक चौधरी है, यूं कह लें उस गांव का एक बड़ा बंदा है जो कि सबके मसाइल को सुनता है। अच्छा अब आपकी ज़मीन का कुछ टुकड़ा उस स्कूल के अंदर आ रहा है, आप नहीं चाहते, आप चाहते हैं जी ऐसा ना हो कि मेरे ज़मीन का जो ये वाला जो पीस है ये स्कूल की ज़मीन के अंदर आ जाए, मैं तो नहीं चाहता ये ऐसी चीज़ हो, लेकिन अब देखा जाए तो पूरा गाँव जो है उस चौधरी के साथ है कि जनाब चौधरी साहब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अब देखा जाए इस एक लिहाज से तो यहाँ पे आप हर्ट हो रहे हो, ठीक है, आप नहीं चाह रहे कि मेरी जो ज़मीन का जो टुकड़ा है ये स्कूल के अंदर आए। ये हो गया इस कॉन्फ्लिक्ट का नेगेटिव एस्पेक्ट, ठीक है। इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट इस तरह हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर ये स्कूल कायम हो जाए, ठीक है, तो मे भी आने वाले सालों के अंदर उस बंदे का अपना बेटा जो उसकी नस्ल में से कोई ऐसा उनका बेटा, ठीक है, जो कि उस स्कूल के अंदर जाके मे भी फ्यूचर के अंदर तालीम हासिल कर सकता है, तो ये इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स आ जाते हैं इसको हम मिक्स्ड मोटिव सिचुएशन कहते हैं, राइट। आगे जाते हैं जी डिस्प्यूट की तरफ। डिस्प्यूट क्या होता है, देखें जो डिस्प्यूट होता है ये कॉन्फ्लिक्ट से एक स्टेप आगे की स्टेज होती है, ठीक है, डिस्प्यूट हो गया। अब हम डिस्प्यूट को इस तरीके से कवर करते हैं, अ डिसएग्रीमेंट और आर्ग्यूमेंट अबाउट समथिंग इंपॉर्टेंट, यानी कि दो शख्स हैं वो किसी भी चीज़ को लेकर आपस में जब वो डिसएग्री हो जाते हैं कि नहीं जी ये चीज़ ऐसे नहीं होगी। आपको मजीद थोड़ा सा आसान करता हूँ। कहता जी डिस्प्यूट के अंदर इस तरह से होता है कि मे भी दो पार्टीज हैं, पार्टी ए और पार्टी बी, दोनों के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, ठीक है। अब ऊपर मैंने बात की कि कॉन्फ्लिक्ट की पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं। अब ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है कि जिसके ऊपर दोनों पार्टीज की जो तवज्जो है सिर्फ ये नेगेटिव एस्पेक्ट्स की तरफ है, ठीक है, उसका वो पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं देख रहा है, सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट देख रहे हैं, तो
उस कॉन्फ्लिक्ट को हम डिस्प्यूट कहते हैं। वो जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो डिस्प्यूट के अंदर चेंज हो जाता है। कंपनीज होती हैं वो मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज डेवलप करती हैं, मुख्तलिफ तरीक़ाकार डेवलप करते हैं कि किस किस तरीके से हम इस डिस्प्यूट को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देखें जी, a quarrel over divisive issue such as territory, boundaries, resources, ideology with no military respect। देखें, ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, ये दो मुल्कों के दरमियान में भी होता है, इलाकों के दरमियान में होता है, रिसोर्सेज के दरमियान में होता है, सरहदों के दरमियान में होता है, किसी भी आइडियोलॉजी के दरमियान में होता है। ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्ट तो होता है और हर जगह पे होता है, हर सिचुएशन के अंदर क्रिएट होता है। ठीक है, अब अगली चीज कहता है, द टर्म डिस्प्यूट इंप्लाइज दैट द इनकम्पैटिबिलिटीज are conscious on the part at least one of the parties to the conflict and the incompatibilities rather than complementary goals। ये जो dispute है ये चीज अप्लाई होती है incompatibilities के ऊपर। सिचुएशन ऊपर हमने जो पढ़ी ना, ये वाली जो सिचुएशन थी कि जहाँ पे मिक्स को जब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे तो हमने यहाँ पे दो सिचुएशन पढ़ी थी। एक सिचुएशन का नाम था इनकम्पैटिबल यानी कि, और दूसरी सिचुएशन जो है वो क्या है, कम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री के ऊपर फोकस नहीं होता। यहाँ पे जो डिस्प्यूट होगा, डिस्प्यूट की जो मेन फोकस होगा वो इनकम्पैटिबल गोल्स के ऊपर होगा रादर देन कम्प्लीमेंट्री गोल्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ जो है ये नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखा जाता है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की तरफ तवज्जो नहीं की जाती। आगे पढ़ते हैं। लीगल डिस्प्यूट क्या होता है? देखिए, लीगल डिस्प्यूट ऐसा डिस्प्यूट होता है कि खुदा न ख्वास्ता दो अशखास के दरमियान में कोई ऐसा डिस्प्यूट हो चुका है, ठीक है, कि बात जो है अदालत तक चली गई, अदालत तक जा पहुंची है, तो इसको हम लीगल डिस्प्यूट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। हमारे पास जो अगला टॉपिक वो है फेंडर बेंडर। जी, फेंडर बेंडर क्या चीज़ है? देखिए, फेंडर बेंडर का ये मतलब है अ कोलिजन इन्वॉल्विंग मोटर व्हीकल दैट रिजल्ट्स इन माइनर डैमेज इज कॉल्ड फेंडर बेंडर। अच्छा, देखें, मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक छोटी सी केस स्टडी है। यहाँ पे केस उन्होंने ये डिस्कस किया हुआ है कि फॉर एग्जांपल दो गाड़ियाँ रास्ते में जा रही थी, दोनों का थोड़ा सा एक्सीडेंट हो जाता है, वो टकरा जाती हैं आपस में, एक कॉन्फ्लिक्ट तो हो गया। ठीक है, अब इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है? अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस कैन बी अवॉइडेड। ये जो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस हैं ये अवॉइड की जा सकती हैं इफ वन नो, अगर कोई एक जाने हाउ टू डील विद एंड रिएक्ट इन सच सर्कमस्टांसेस। ठीक है, यानी कि अगर एक पार्टी ये चीज़ समझती हो, जानती हो कि किस तरीके से हमें इस चीज़ को डील करना है, तो ये मामला हल हो सकता है। ठीक है, मतलब अगर इस तरह की अगर कोई सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, इस तरह की अगर कोई सिचुएशन हो जाती है, तो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन से बचते हुए हम किस तरीके से ये मामला हल कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ रेमेडीज़ बताई हैं कि फॉर एग्जाम्पल जी, पहली रेमेडी ये हो सकती है जी कि कीप काम, आराम से रहें, मुतमईन रहें, कॉल द पुलिस, पुलिस को कॉल कर सकते हैं। एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, आप इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। कंसिडर यूर डिडक्टेबल, कॉन्ट्रैक्ट यूर इंश्योरेंस कंपनीज एंड गेट एन एस्टिमेट रिपेयर्स। ये पढ़ते हैं जी, आगे थोड़ी थोड़ी इसकी डिटेल है। सबसे पहले कहता है जी, स्टे कूल एंड डोंट एंगेज इन शाउटिंग। तो कहता है कि सबसे पहले तो बात यह है कि आप कूल माइंड रहें, आपस में वो शाउट ना करें दोनों पार्टीज। दूसरी चीज यहाँ पे कहता है कि कॉल द पुलिस टू रिपोर्ट द एक्सीडेंट इवन इफ इट इज माइनर। ठीक है, तो कहता है अगर कोई मामूली सा भी एक्सीडेंट है लेकिन आप पुलिस को फौरन से कॉल करें और रिपोर्ट दें कि हमारा एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। अच्छा, अब एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन वो आपस में पीस ऑफ पेपर में उसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन लिखें, जिस तरीके से ड्राइवर के नाम क्या थी, उनके फ़ोन नंबर क्या हैं, ठीक है, किस लोकेशन पे एक्सीडेंट हुआ है, ड्राइवर का लाइसेंस नंबर क्या है, इसी तरह जो लाइसेंस नंबर प्लेट है उसकी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर डालें, नेम ऑफ ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस कंपनी एंड पॉलिसी नंबर। ठीक है, अच्छा, अब लेट से अब वहाँ पे इसकी एक और रेमेडी ये भी थी कि वो इंश्योरेंस कंपनीज को कॉल कर सकती हैं। ठीक है, मे बी अब दोनों गाड़ियाँ तो उन्होंने अपने अपनी इंश्योरेंस तो करवाई भी होगी ना किसी कंपनी के अंदर, तो उस इंश्योरेंस कंपनी का नाम, पॉलिसी नंबर वो भी उसके अंदर मेंशन होना चाहिए, वो मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह ही नेम, एड्रेसेस, फोन नंबर्स ऑफ एनी पैसेंजर्स एंड विटनेसेस। आगे पढ़ते हैं जी, नेक्स्ट पढ़ते हैं। कंसीडर योर डिडक्टेबल। योर डिडक्टेबल इज द अमाउंट यू हैव टू पे फ्रॉम योर ओन पॉकेट व्हेन एन इंश्योरेंस क्लेम इज फाइल्ड। देखें, जब इंश्योरेंस को क्लेम किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल जनाब यहाँ पे ये चीज़ कहता है जी कि आपका जो एक्सीडेंट हुआ था उसकी जो रिपेयरिंग कॉस्ट थी वो थी 20,000 रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब यहाँ पे ये फैसला होगा कि किस पार्टी की जेब से कितने पैसे जाएंगे। ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कहता है जी कि जो रिपेयरिंग थी वो थी 20,000 की। ठीक है, अब या तो ये हो सकता है कि 5,000 रुपया जो है किसी एक पार्टी की अपनी जेब से जाए और 15,000 रुपये का जो नुकसान है, जो 15,000 रुपये की जो कंपनसेशन है वो इंश्योरेंस कंपनी बियर करे, इंश्योरेंस कंपनी उसका इजाला करे।
ये एक तो ये तरीकाकार हो सकता है। अगली चीज़ कहता है कॉन्टैक्ट योर इंश्योरेंस कंपनी, आप इंश्योरेंस कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट करें। अच्छा, ये अब दूसरी सिचुएशन में कहता है अगर कोई शख्स भी अपनी जेब से रिपेयरिंग के पैसे देने के लिए तैयार ना हो, कोई ड्राइवर, तो फिर कहता है कि कॉन्टैक्ट योर इंश्योरेंस कंपनी से आप कॉन्टैक्ट करें इमीडिएटली, फौरन से। इफ़ यू डोंट रिपोर्ट एक्सीडेंट टू योर इंश्योरेंस कंपनी, अगर आप इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताते, एक्सीडेंट की रिपोर्ट नहीं देते, ठीक है, तो वो ड्राइवर जो होगा अगला वो आपके खिलाफ केस भी कर सकता है, आपके खिलाफ भी जा सकता है, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन हो सकती है। अच्छा, इसके बाद अगली जो चीज़ है वो ये है कि गेट एन एस्टीमेट एंड रिपेयर्स, टेक योर कार टू द ऑटोमोटिव रिपेयर शॉप एंड गेट एन एस्टीमेट फॉर हाउ मच इट विल कॉस्ट टू फिक्स एनी प्रॉब्लम्स दैट रिजल्टेड फ्रॉम द फेंडर बेंडर। Some insurance companies may require two separate estimates from two different repair shops. अच्छा देखिए, समटाइम ये भी होता है कि लेट से आपने गाड़ियाँ किसी ऑटोमोटिव की शॉप के ऊपर आप छोड़ आए रिपेयरिंग के लिए, ठीक है, तो जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं समटाइम ये करती हैं कंपनसेशन करने के लिए, कंपनसेशन करने से पहले वो क्या करती हैं कि वो कोटेशंस लेती हैं, मुख्तलिफ दुकानों से एस्टीमेट लगवाती हैं रिपेयरिंग का, ठीक है, मुख्तलिफ ऑटोमोबाइल्स वाली शॉप्स पे जाएंगी और वो गाड़ी उनको दिखाएंगी और उसके बाद वो फिर एक एस्टीमेट लगाया जाता है, ठीक है, रिपेयरिंग का। तो वो फिर आगे इंश्योरेंस कंपनी का डिसीजन होता है वो कैसे करती हैं जी। अगला जो कंसेप्ट है वो है एजेंट का कंसेप्ट। ये एजेंट कौन होता है? देखिए यहाँ पे ये कहता है वन स्टैंडिंग इज द शू ऑफ अ डिस्प्यूटेंट ड्यूरिंग एन इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट एक्टिंग फॉर द डिस्प्यूटेंट इज कॉल्ड एन एजेंट। अच्छा, एजेंट से यहाँ मुराद कौन सा बंदा हो सकता है? ऊपर मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखी है आपको समझाने के लिए, इंश्योरेंस कंपनी may perform the role as an agent for resolve the conflict in case of car accident। फॉर एग्जाम्पल कार का एक्सीडेंट हो गया, फॉर एग्जाम्पल दो पार्टी ए और बी, उन्होंने दोनों ने अपनी अपनी इंश्योरेंस करवाई हुई थी। अगर तो वो ये कहते हैं जी ठीक है हम आपस में नहीं पढ़ते दोनों, ठीक है, हम अपनी अपनी इंश्योरेंस कंपनीज को कॉल लगाते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं हम दोनों के बिया पे एज ए एजेंट के तौर पर पेश हो जाएंगी, ठीक है, और इस मामले को हल किया जाएगा। इसके बाद है प्रिंसिपल, द डिस्प्यूटेंट फॉर होम एन एजेंट इज एक्टिंग इज कॉल्ड प्रिंसिपल। अच्छा, प्रिंसिपल जो है वो डिस्प्यूटेंट्स होते हैं, ठीक है, मतलब कि पार्टी ए और पार्टी बी, ठीक है, जिनकी गाड़ियां आपस में टकराई हैं, मतलब प्रिंसिपल वो बंदा होता है जिसके बिहाफ पे एजेंट जो है पेश होता है, या एजेंट जो है उसके बिहाफ के ऊपर उस मामले को हल करने की कोशिश करता है। अब जिस तरीके से दो पार्टी हैं, पार्टी और पार्टी बी, तो वो जो हैं प्रिंसिपल की हैसियत रखती हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ है एडवोकेट। देखिए, वकील सम टाइम इस तरह होता है कि जो अदालती मामलात होते हैं उसके अंदर वकील होता है, वो किरदार अदा करता है और वो जाकर जो है इंसाफ के लिए अदालत के अंदर लड़ता है। इसके बाद जो है अगली जो चीज़ है वो है कॉन्स्टिट्यूटेंट। कॉन्स्टिट्यूटेंट से यहाँ पे क्या मुराद है? कहते हैं वन होम द कॉन्फ्लिक्ट इफेक्ट बट हु इज नॉट अ डिस्प्यूटेंट एजेंट और एडवोकेट समटाइम्स कॉल्ड अ स्टेक होल्डर। समटाइम जनाब कहता है जी कि ये होता है कि जब कैसा मामला पैदा होता है तो उस मामले को हल करने के लिए स्टेक होल्डर्स आते हैं। स्टेक होल्डर कौन सा शख्स होता है? ये ना तो डिस्प्यूटेंट जो पार्टीज हैं जिस तरीके से पार्टी और पार्टी भी, ना उनमें से कोई शख्स होता है, ना कोई एजेंट होता है और ना ही एडवोकेट होता है। स्टेक होल्डर्स मुराद ऐसी पार्टीज होती हैं, अब लेट से यानी कि अब गाड़ी के अंदर उसकी कोई फैमिली के मेंबर भी बैठे हुए थे, कोई फ्रेंड्स बैठे हुए थे, ठीक है, तो अगर वो आ जाते हैं और वो कोशिश करते हैं उस मामले को रिजॉल्व करवाने की, ठीक है, तो वो जो पार्टीज होती हैं उसको स्टेक होल्डर्स कह सकते हैं। बस आपका लेक्चर इतना ही था, तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर मज़ीद भी अगर आपके माइंड के अंदर कुछ कन्फ्यूजन हैं तो आप पूछ सकते हैं। आपका लेक्चर सुनने का बहुत शुक्रिया।